नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर मैं राइज कोचिंग क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम दोस्तों चर्चा करते हैं जो हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसका जो पहला ही चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम वाला। जो सभी को मालूम है कि भाई जो अर्थमेटिक है उसके अंदर लगभग 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं जिन पे पूरा आपका जो अर्थमेटिक का पार्ट है, अंगणित का पार्ट है, वो पूरा का पूरा उन्हीं में समाहित है। जैसे आपका नंबर सिस्टम संख्या पत्ती वाला हुआ, परसेंटेज वाला हुआ, और कौन सा भाई अनुपात वाला। तो आज हम स्टार्ट पहला ही जो चैप्टर है नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति वाला। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब देखो बात हम करें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की, तो ध्यान देना एक बार। अब भी इस टॉपिक में क्या है, कुछ जो बेसिक बातें हैं उनका भी यूज हमारे करना। टॉपिक में स्टार्ट करूं, क्वेश्चन पे चल, उससे पहले इसका पार्ट है उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हो सकता है किसी विद्यार्थी को उसके बारे में जानकारी हो, और कोई ऐसा विद्यार्थी है बेचारा जो फर्स्ट बार पढ़ा है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं हो। तो मैं उन्हीं सभी को मद्देनजर रखते हुए 20 मिनट की क्लास है, वो मैं आपका बेसिक वाला पार्ट है उसकी क्लास से रखूंगा। अब उसमें देखो, यहां पर जब संख्या पत्ती नंबर सिस्टम की, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका आ गया प्राकृत संख्या। क्या आगे दोस्तों? प्राकृतिक संख्या, जिसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा भाई? नेचुरल नंबर। क्या बोलूंगा दोस्तों? नेचुरल नंबर। अब यहां देखो, जो आपका संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो ध्यान देना हम यहां पर बात करें कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि वे संख्याएं जहां से गिनती प्रारंभ की जाए, यानी जहां से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। क्या होता है? जहां से आपकी काउंटिंग शुरू होती है वो आपकी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। तो यहां पर देखो काउंटिंग शुरू कहां से होती है भाई? 1 से। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि 1, 2, 3 और डैश 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 डैश, और इसका जो सिंबल है वो दोस्तों क्या रहेगा भाई? एन। तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, उसका सिंबल क्या रहेगा भाई? एन। प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? तो हमने कहा कहां से शुरू होती है? 1 से। उसके बाद में देखो, मैं सेकंड बात करूं तो सेकंड हमारी क्या रहेगी? पूर्ण संख्या। क्या रहेगी दोस्तों? पूर्ण संख्या, जिसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा भाई? वॉल्यूम नंबर। क्या रहेगी दोस्तों? पूर्ण संख्या यानी वॉल्यूम नंबर। अब देखो इसकी मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है या वॉल्यूम नंबर कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वे प्राकृत संख्या, मतलब वो नेचुरल नंबर, जो आपने प्राकृत संख्या यानी क्या? नेचुरल नंबर, कि वो प्राकृत संख्या जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए, यानी क्या जो आपका नेचुरल उसके साथ में जीरो को है उसको इंक्लूड कर लिया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा भाई? पूर्णांक संख्या। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, और आगे क्या चलता रहेगा? डैश डैश, यानी को सिंगल अपन क्या करते हैं? डब्ल्यू के द्वारा दर्शाया जाए। तो हम देखो आराम से कह सकते हैं कि आपका कौन सा आ गया? प्राकृत संख्या। उसके बाद में क्या आ गई? पूर्ण संख्या। अब मैं थर्ड बात करूं तो थर्ड बात हमारी क्या रहेगी भाई? पूर्णांक संख्या। थर्ड में क्या रहेगी दोस्तों? प्राकृत संख्या। एक मिनट देखो, ध्यान देना यहां पर, ये बात थी हमारी
पूर्ण संख्या। क्या थी दोस्तों? पूर्ण संख्या की बात थी। ये गलती से पूर्णांक लिखा गया। क्या है? पूर्ण संख्या। अब उसके बाद में आगे मैं बात करूं तो आगे हमारा क्या रहेगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा दोस्तों? इंटीजर नंबर। क्या रहेगा? इंटीजर। क्या आपका? संख्या मतलब इंटीजर नंबर। अब देखते हैं इंटीजर नंबर कौन सा रहेगा? जो आपका पूर्णांक संख्या कौन सी रहेगी? तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि वे प्राकृत और पूर्ण संख्या। क्या? वो आपका वॉल्यू नंबर, वो प्राकृत और पूर्ण संख्या जिसमें यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव, ऋणात्मक का मतलब होता है क्या? नेगेटिव। यानी प्लस और माइनस के दोनों सिंबल वहां पर हो। जैसे मैंने यहां पर कह दिया कि +5 -6 +8 और -9। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें धनात्मक मान भी शामिल है और ऋणात्मक मान भी शामिल है। अब देखो उसके बाद में आगे मैं चलूं दोस्तों तो आगे हमारा क्या रहेगा? तो हम ये बोलेंगे कि भाज्य संख्या। क्या रहेगी? भाज्य संख्या। अब सुनना, इस भाज्य संख्या है इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? कंपोजिट नंबर। क्या रहेगी दोस्तों? आपकी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? तो देखो दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं बेचारे कि वो आपका भाज्य संख्या और सम संख्या इक्वल को लगभग क्या मानते हैं? एक समान मानते हैं, जबकि सरासर बात हमारी क्या है? गलत है। कभी भी एक नहीं हो सकते। आगे बात, क्योंकि आपका भाज्य संख्या अलग होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? अलग होता है। मैं यहां पर बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? डेफिनेशन यानी परिभाषा ये रहेगी कि वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा, क्या रहेगा? कि वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। क्या रहेगा? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। आगे बात, या हम अपने याद रखने के लिए अपने खुद की भाषा में ये डाटा कह सकते हैं कि भाई भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जाए? भाई 3 का। अब 3 में आपको पता है ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसमें स्वयं का भाग या एक का भाग न जाए, इसके अलावा किसी का भाग जा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? भाई भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो देखो भाज्य संख्या है उसमें मैं कहूंगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो दोस्तों कितनी रहेगी? 4 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 9 है और आगे चलता रहेगा। अब जैसे मैं यहां पर चर्चा करूं कि 4 है उसमें 4 का भाग जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा? जबकि यहां तो बात ये बढ़नी चाहिए कि सर सबसे छोटी संख्या तो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? 2। परंतु हमने कहा कि यहां पर 2 न होकर कितनी रहेगी भाई? 4। 2 न रहकर कितनी रहेगी भाई? 4 रहेगी। ठीक है, तो अगला करेगी 4 है 8, 4 है 6 8 9। अब देखो क्यों कि यहां पर देखो 4 में 4 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। 4 में 1 का भाग दोस्तों पूरा पूरा जा रहा है। तो आप ये कहोगे इसके अलावा 4 में किसका भाग जा रहा है? भाई 2 का। जबकि मैं 2 की बात करूं तो 2 में हम ये कहेंगे कि 2 है उसमें 2 का जा रहा है भाग, 1 का जा रहा है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो यहां पर ये हमारी बात की जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? तो आप ये कहोगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी रहेगी भाई? 4। क्या रहेगी दोस्तों? सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी रहेगी? 4। सबसे बड़ी 6 तो हम ये कहेंगे कि तय नहीं किया जा सकता है, मतलब अनफाइनाइट कंडीशन होती है। अब उसके बाद देखो फिर आगे मैं चलूं, अगली बात मैं करूं तो अगली बात आपकी कौन सी आ गई भाई? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, प्राइम नंबर। क्या रहेगी दोस्तों, प्राइम नंबर। आगे बात, अब देखो बात ये कही जाए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जो आपकी भाज्य संख्या ही, इसकी जो परिभाषा थी, इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। भाज्य में क्या था कि स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, जबकि इसमें डेफिनेशन क्या रहेगी, स्वयं व एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कितनी रहेगी, 2, उसके बाद में कितनी है, 3, उसके बाद में क्या, 5, और फिर आगे पार्ट आपका चलता रहेगा। क्यों कि यहां पर देखो 2 है, उसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 है उसमें दोस्तों 1 का भाग जा रहा है, परंतु इसके अलावा 2 में किसी का भाग जाएगा क्या, तो हमने कहा कि ना भाई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं आराम से कि भाई आपकी जो भाज्य संख्या है वो सबसे छोटी कितनी है भाई, 4, और अभाज्य संख्या है वो सबसे छोटी कितनी है भाई, 2। कितनी है, 2। अब एक तो बात देखो, यहां पर ये प्रश्न कई बार आया हुआ भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपका 1 है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, मतलब 1 की बात की जाए तो आपका ये प्राइम नंबर है या आपका कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों आपके सामने न तो ये कंपोजिट नंबर के साथ में इंक्लूड हुआ था और न आपका प्राइम नंबर के साथ में इंक्लूड हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि जो आपका 1 है न तो भाज्य संख्या होती है, नहीं क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब उसके बाद देखो मैं आगे चलूं तो आगे आपका क्या रहेगा, आगे चला जाए तो देखो आगे बात मैं करूं तो आगे आपका क्या रहेगा भाई, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जिसको हमें इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, को प्राइम नंबर। क्या रहेगा, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। अब एक बार देखें हम कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या कहोगे कि वे संख्याएं, जैसे मैंने यहां पर एक उदाहरण के रूप में बोल दिया कि 2 और 5, एक दे दिया मैंने 3 और कितना भाई 6, एक दे दिया मैंने 7 और कितना भाई 9। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं इसमें कौन सी है वो सहअभाज्य संख्या है। तो देखो एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि सहअभाज्य संख्या वो कहलाती है कि जिनका आगे फैक्टर यानी गुणनखंड न हो, या अपन शाब्दिक अपनी परिभाषा या बोला तो ये रहेगा कि जिन संख्याओं का महत्तम समापत्ति का मतलब हो गया HCF, जिनका में से कितना हो भाई 1, वो संख्या हमेशा क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या। जैसे देखो दोस्तों मैं यहां पर बात करूं आपसे, तो अभी मैं 2 और 5 की बात करूं तो इनका जो मैं HCF लूंगा, इनका HCF कितना रहेगा भाई 1। क्यों, HCF की डेफिनेशन क्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहां पर देखो जब मैं 2 में 2 का भाग दूंगा पूरा पूरा जा रहा है, परंतु 2 का भाग 5 में जा रहा है क्या, तो आपने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं है। उसके बाद में 5 का भाग 5 में जा रहा है परंतु 2 में जा रहा है क्या, तो यहां पर मैं बात करूं 1 की, तो 1 का 2 में पूरा पूरा भाग जा रहा है और 1 का 5 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इसका HCF कितना है भाई 1। इधर मैं बात करूं तो 3 और जो 6, इसका दोस्तों HCF कितना रहेगा, तो आप ये कहोगे कि इसका HCF कितना रहेगा 3। क्यों, 3 में 3 का भाग जा रहा है और 6 में 3 का भाग जा रहा है। इधर मैं बात करूं 7 और 9 की, तो यहां पर इसका HCF की बात की जाए तो इनका HCF कितना रहेगा 1। क्यों, 7 में 7 का 7 है वो 7 को डिवाइड कर रहा है, 9 है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, परंतु न तो 7 9 को डिवाइड कर रहा है न 9 7 को डिवाइड कर पा रही है। इस कारण बड़ी से बड़ी केवल संख्या कितनी है, 1 है, जिसका भाग है वो दोनों में पूरा पूरा जा रहा है। तो यहां बात की जाए कि इनमें से सहभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि ये भी आपका सहभाज्य और ये भी क्या है, सहभाज्य, जबकि ये संख्या हमारी क्या नहीं है भाई, सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है,
क्या इनका जो HCF है, महत्तम समापत्ति है, वो कितना आ रहा है भाई? 3 आ रहा है, जबकि होना कितना चाहिए भाई? 1। अब इसके बाद देखो, आगे मैं बात करूं तो यहां देखो, एक तो बात होती है हमारी क्या भाई? सम संख्या, जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या? सम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इवन नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों? इवन नंबर। तो यहां पर देखो, इनकी डेफिनेशन क्या है? तो आराम से हम कह सकते हैं कि सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो हमारी क्या कहलाती है भाई? सम संख्या कहलाती है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि 2 है, उसके बाद में 4 है, 6 है, 8 है, और डेश डेश आगे से आगे पार्ट आपका चलता रहेगा। तो यहां पर सम संख्या कौन सी है? ठीक है। इसके बाद में आगे मैं बात करूं तो ये हमारी कौन सी आ गई भाई? विषम संख्या। कौन सी आ गई दोस्तों? विषम संख्या, जिसको मैं क्या बोलूंगा? विषम, उसको क्या बोलूंगा? ओड नंबर। क्या बोलूंगा दोस्तों? ओड नंबर। अब देखो, विषम संख्या, तो यहां पर कौन से हो जाए? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, आगे से आगे पार्ट आपका चलता रहेगा। ये सभी की सभी कौन सी है भाई आपकी? तो हमने कहा ये कौन सी है भाई? विषम संख्या दर्शाई जाएगी। क्या? विषम संख्या। अब उसके बाद देखो, आगे मैं बात करूं आपसे, जो लगभग क्वेश्चन यहां से आता है, एक तो होता है स्थानीय मान। क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान। अब स्थानीय मान को मैं क्या कहूंगा भाई? प्लेस वैल्यू। क्या कहूंगा? प्लेस वैल्यू। और एक आपका होता है दोस्तों जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान, जिसको मैं क्या बोलूंगा भाई? फेस वैल्यू। एक तो आपका क्या आ गया? प्लेस वैल्यू, और दूसरा आपका क्या आ गया भाई? फेस वैल्यू। ठीक है। तो यहां पर देखो, स्थानीय मान और जातीय मान, जैसे मान लो मैंने यहां पर संख्या दी आपको, संख्या दी मैंने 3, 5, 6, 8 और 9। यहां पर भी वही बात रख दी मैंने, 3, 5, 6, 8 और 9। अब इन दोनों में ही मैंने आपसे पूछा कि 6 है, उसका स्थानीय मान भी बताओ, और 6 है उसका क्या बताओ भाई? जातीय मान। दोनों कंडीशन रख दी। अब यहां पर मैं बात करूं कि 6 है, 6, उसका स्थानीय मान और जातीय मान, तो ध्यान देना एक बार, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थान विशेष। और जातीय मान का मतलब क्या होता है? जाति विशेष। अब ये कहेंगे कि स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया? स्थान विशेष, और जातीय मान का मतलब क्या हो गया? जाति विशेष। तो यहां पर देखो, जैसे मान लो कि क्लास के अंदर सभी विद्यार्थी बैठे हैं, पीछे कैंडिडेट बैठा है, उसको मैं बोलूं कि भाई साहब आपका स्थान कितना है, तो वो मेरे से क्या बोलेगा कि आगे से काउंटिंग कर लो, अपने आप मालूम हो जाएगा। और स्वाभाविक है, मैं आगे से काउंटिंग करते वहां तक पहुंचूंगा, उसका स्थान फिक्स हो जाएगा। परंतु वही बंदा वहां बैठा है, मैं उसको बोलूंगा कि भाई साहब आपकी जाति क्या है, तो वो ये बोलेगा मेरे को कि आगे से काउंटिंग कर ले, अपने आप मालूम हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जातीय मान और क्या आपका स्थानीय मान। जातीय मान का मतलब होता है जाति विशेष, और स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान विशेष। अब देखो, तो यहां पर हम कह सकते हैं जातीय मान यानी हर वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे जानवर है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, जो भी है, उसका स्थानीय मान क्या रहेगा? अलग रहेगा। जबकि जातीय मान क्या होता है? हर जो है वो खुद ही क्या होता है भाई? जातीय मान। तो यहां पर देखो, 6 है उसका जातीय मान, तो कितना रहेगा भाई? 6 का 6। स्थानीय मान का मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो कितने स्थान पर जाकर बैठा है। तो मैं देखो यहीं से काउंटिंग करूंगा कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। कहने का मतलब जो अक्षर है उससे यहां राइट में जितने भी अक्षर हैं उतने क्या लगा देना भाई? 0। तो यहां पर इसकी मैं बात करूं तो 6 है, उसका स्थानीय मान तो कितना होना है भाई? 600। और जातीय मान कितना होना है भाई? 6। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय मान कौन सा होता है और जातीय मान कौन सा होता है। अब उसके बाद देखो आगे हम बात करें,
अब यहां पर देखो, अभी तक हमने लगभग 8-7 बातें की है कि आपका नेचुरल नंबर कौन सा होता है, आपका वॉल्यूम नंबर कौन सा होता है, आपका इंटीजर नंबर कौन सा है, उसके बाद में आपका कंपोजिट नंबर कौन सा है, और आपका प्राइम नंबर कौन सा है, यानी को प्राइम नंबर है, उसके बारे में बात की है। उसके बाद में आपका प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, इवन नंबर है, ओड नंबर है। अब देखो यहां से कई क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे देखो, मैंने छोटा सा यहां पर क्वेश्चन की बात की, क्या कहा कि यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है या नहीं। यानी कि कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन आपका अभी जो पूछा जा रहा है वो आपका थ्योरी से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, ठीक है, और उसके बाद में स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अनुसार, यानी कथन और निष्कर्ष के अनुसार आपसे पूछे। तो ध्यान दो, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है या नहीं, तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हां। क्या रहेगा? हाँ। क्यों? शुरू में ध्यान दो, प्राकृत संख्या में जो भी संख्या थी वो पूरी की पूरी आपकी पूर्ण संख्या में आ रही थी या नहीं आ रही थी? पीछे देखना आराम से क्लास के अंदर कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से, और पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है भाई? 0 से। तो हम ये कहेंगे कि भाई प्राकृत संख्या है उसको हम क्या कह सकते हैं भाई? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहां पर ये बात सी। दूसरा प्रश्न देखो, यहीं से ऐसा बना कि आपका जो पूर्ण संख्या है उस पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहा जा सकता है या नहीं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई? तो हम यही बोलेंगे कि कभी भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? उसके पीछे रीजन क्या है? तो ध्यान देना, पूर्ण संख्या को प्राकृत न कहने के पीछे रीजन था कि प्राकृत संख्या आपका शुरू कहां से होता है? 1 से। पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है भाई? 0 से। तो बोलो, 0 वाला पार्ट वापस आपका प्राकृत में गया है क्या? तो हमने कहा कि ना भाई। तो वही बात है, जैसे मान लो एक शादी विवाह है, उसके अंदर परिवार के एक सदस्य भी नहीं जा रहा है तो शादी तो नहीं रुक सकती, परंतु क्या रहेगा कि वो माहौल है परिवार का, उसमें तो कुछ ना कुछ खटास आने की संभावना है। तो ये कह रहा है कि भाई पूर्ण वाले हैं वो सभी के सभी प्राकृत में समाहित नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या देके, यानी कथन देके आपसे क्या पूछ सकता है कि बताओ भाई, प्राकृत संख्या व पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जा सकता है या नहीं। तो यहां पर देखो दोस्तों, हम क्या कहेंगे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है उसको हम क्या कह सकते हैं भाई? पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? उसके पीछे रीजन दोस्तों ये है कि पूर्णांक संख्या, उसकी डेफिनेशन क्या है कि वह प्राकृत व पूर्ण संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक मान शामिल हो। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, तो प्राकृत और पूर्ण उसमें दोनों मान कैसे थे भाई? पॉजिटिव थे। कैसे थे? पॉजिटिव मान थे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें समाहित है, तो ये तो बात कह सकता हूं। परंतु जब यही बात दोस्तों इस एंगल में पूछा जाए, क्या कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को प्राकृत या प्राकृत व पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या कहा जा सकता है या नहीं। तो यहां पर हम दोस्तों क्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्या को प्राकृत व पूर्ण संख्या कहा जा सकता है या नहीं। तो हमारा यहां पर आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नहीं। क्या रहेगा? नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई जो आपका प्राकृत और पूर्ण है उसमें केवल क्या था भाई? धनात्मक यानी पॉजिटिव मान था, और उसके अंदर मान आपका कैसा आ रहा है भाई? नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है दोस्तों? नेगेटिव मान आ रहा है। तो नेगेटिव मान है वो कभी भी किस में नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्या है उसमें नेगेटिव होता है। प्राकृत और पूर्ण में कहीं पर भी नेगेटिव कंडीशन नहीं बनती है। अब उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो यहां देखो आगे सुनना एक बार। यहां पर देखो छोटा क्वेश्चन है, 0 है। अब यहां पर देखो आया हुआ प्रश्न है ऐसा कि 0 है। पहला ऑप्शन दे दिया दोस्तों हमारे को क्या? सम संख्या। सम का मतलब क्या हो गया? इवन। दूसरा ऑप्शन दे दिया हमारे को क्या भाई? विषम संख्या, यानी क्या भाई? ओड। और तीसरा दे दिया ए व बी दोनों। और चौथा ऑप्शन दे दिया यहां पर दोनों नहीं। अब सुनना, लगभग विद्यार्थी है उसका आंसर क्या आता है? बोले या तो बोलते हैं कि दोनों है, और या क्या बोलते हैं? दोनों ही नहीं है। तो ध्यान देना एक बार कि 0 है वो हमेशा आपका क्या होता है भाई? सम नंबर होता है। कैसे? 0 खुद की मैं बात करूं तो 0 खुद तो क्या होता है भाई? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है। तो यहां पर हम बात करें कि यार फिर 0 है वो सम कैसे हो सकता है? तो देखो 0 खुद मिलकर कभी भी किसी का निर्माण नहीं कर सकता। खुद अपनी जगह क्या भाई? न्यूट्रल होने का मतलब का उसमें कोई हलचल होने का कोई चांस ही नहीं है। परंतु जब भी जैसे मान लो 0 किसी के साथ लागू करते हो, मैंने यहां पर यह कहा आपको कितना है भाई? जैसे मान लो 1 है, अभी आपका नंबर कैसे है? तो हम कहेंगे ओड नंबर है। जैसे मैंने इसके साथ में 0 लगाया और ये हमारा कैसा बन गया भाई? सम। यहां पर मैंने कहा 21 है, इस वक्त 21 है वो आपका कैसा नंबर है दोस्तों? तो हम ये कहेंगे 21 है वो इस वक्त ओड नंबर है। जैसे मैंने इसके साथ में 0 लागू किया और ये कैसा हो गया भाई? इवन नंबर हो गया। वही बात है, कोई भी संख्या ले लो। जैसे मैंने कहा 91, 91 अभी आपको क्या है? आपका विषम है। परंतु जैसे मैंने इसके साथ में 0 लागू किया और ये क्या बन गया भाई? सम। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 है वो हमेशा क्या होता है भाई? सम नंबर होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहां से ही आया हुआ है कि आपका 0 है, वही बात वापस आ गई क्या? धनात्मक है। धनात्मक का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव। और दूसरा ऑप्शन है आपका क्या भाई? ऋणात्मक। और ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब होता है क्या? नेगेटिव। और तीसरा ऑप्शन हमारे को क्या दे दिया भाई? उदासीन। और चौथा ऑप्शन दे दिया धनात्मक व ऋणात्मक दोनों। आगे बात, तो यहां पर क्या पूछा गया? अगला कह रहा है आपको कि 0 है। तो हमने ऊपर बात की थी कि यार 0 है वो तो खुद क्या होता है भाई? न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल है इसका मतलब है क्या उससे पहले न तो कोई प्लस का निशान आ सकता भाई। तो यहां पर ध्यान देना कि 0 है वो आपका हमेशा क्या होता है भाई? उदासीन होता है। क्या हो दोस्तों? उदासीन होते हैं। न तो ये आपका धनात्मक मान होता है, न आपका क्या होता है? ऋणात्मक। यानी कि न तो इसमें पहले प्लस का निशान आता है, न इसमें कभी माइनस का निशान आता है। इसके बाद में आगे मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो आगे देखो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया मैंने कि 1 है, वही बात देखो पहला आपको दिया क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी भाज्य, उसको मैं पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कंपोजिट नंबर। दूसरा दिया आपको क्या भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
यानी आपका क्या हो गया कि प्राइम नंबर। तीसरा ऑप्शन दे दिया दोनों, और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या भाई, दोनों नहीं। ये बात बोली है कि दोनों और दोनों नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक है वो भाज्य संख्या या अभाज्य या अपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो देखो दोस्तों, पीछे हमने इस बात के बारे में चर्चा की थी कि एक न तो भाज्य के अंदर काउंट हुआ था और न ही एक किस में हुआ था, अभाज्य में। तो हम ये बोलेंगे कि भाई साहब एक है वो न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य। इसका मतलब दोनों ही नहीं, न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद देखो आगे देखें, तो यहां से बोलूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहां दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कितनी है भाई, 2। जिसको मैं ये भी कहूंगा कि ये अभाज्य होने के साथ साथ क्या है भाई, सम भी है। क्या है दोस्तों, अभाज्य होने के साथ साथ क्या है भाई, सम भी है। इसके बाद में आगे मैं चलूं तो यहां से क्वेश्चन ये करके पूछ सकता आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या रहेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो यहां देखो दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो कितनी रहेगी आपकी, 4। जबकि लगभग हम देखने में क्या करते हैं भाई कि यार होनी क्या चाहिए भाई, 2 होनी चाहिए। परंतु आपको पता है कि भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है, यानी आपका जो कंपोजिट नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए भाई, 3 संख्याओं का कम से कम भाग जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है भाई, 4। एक देखो बात, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि आपका देखो ये पाई है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय इसकी इंग्लिश क्या होती है, इरेशनल नंबर। आपका परिमेय है उसको मैं क्या बोलूंगा, रेशनल नंबर, और जो अपरिमेय इसको क्या बोलूंगा, इरेशनल नंबर। और उसी के साथ में जैसे मैंने कहा यहां पर 22/7 है, तो दोस्तों 22/7 है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, तो 22/7 हमेशा परिमेय संख्या रहेगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब हो गया क्या, आपका रेशनल नंबर। क्या रहेगा आपका, रेशनल नंबर। ठीक है भाई, अपरिमेय का मतलब हो गया रेशनल नंबर और परिमेय का मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो देखो यहां पर बात ये कि जब टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले इसकी कुछ जो बेसिक बातें थी उसके बारे में हमने चर्चा की है कि भाई कौन सी तो आपकी नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होती है, कौन सा पूर्ण होता है, कौन सा पूर्णांक होता है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां मैं बात करूं इसके बाद, तो देखो बेसिक वाला पार्ट हमारा होने के बाद में आपको पता है कि कहीं से भी शुरुआत मैं करूंगा तो शुरुआत है वो हमेशा कहां से होनी है भाई, तो आप ये कहोगे कि शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआत हमेशा कोई भी डिजिट रखोगे तो उसमें इकाई के अंक से शुरुआत होगी। तो यहां पर देखो दोस्तों, अब मैं पहली टाइप है उसकी चर्चा करता हूं। यहां पर आपकी फर्स्ट ही टाइप है, और फर्स्ट टाइप क्या रहेगी दोस्तों, तो मैंने यहां पर ये बोल दिया आपको इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक, जिसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिटी डिजिट। क्या रहेगी दोस्तों, यूनिटी डिजिट यानी इकाई का अंक। अब देखो यहां पर मैं बात करूं, इकाई का अंक है वो दोस्तों 3 पार्टों के अंदर पूछा जाता है। ध्यान देना अच्छी तरीके से, हम अलग अलग पार्ट के अनुसार चर्चा करेंगे आराम से। ठीक है, पहली बात तो की जाए
जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसके बाद में सेकंड वाला और उसके बाद में क्या भाई थर्ड, यानी तीन ही टाइप्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक मैंने सिंपल दिया यहां पर इनटू इनटू आगे बात। अब इसका मैं इकाई का अंक निकालूंगा तो देखो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, तो आप ये कहोगे यार मैं सभी संख्याओं को गुणा क्यों करूं, उसकी बजाय केवल मेरे को यूनिट डिजिट से मतलब है। तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक कौन सा रहेगा भाई 3, इसका कौन सा रहेगा भाई 4, इसका कौन सा रहेगा भाई 7 और इसका कौन सा रहेगा भाई 6। तो यहां पर देखो मैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 कितना हो गया भाई 42, कितना हो गया दोस्तों 42। अब मैं 42 को 4 से गुणा करूं तो हो सकता है कि हर बंदा जो गुणा करने में सक्षम ना हो, परंतु यहां तो मेरे को इकाई के अंक से मतलब है। तो दोस्तों 4 को छोड़ दो और 2 को किससे गुणा कर लो भाई 4 से, कितना आ गया भाई 8। ये काम तो कर सकते हो आराम से। उसके बाद 8 को किससे गुणा किया 3 से, 8 को 3 से किया तो कितना हो गया 24। तो यहां दोस्तों मेरा इकाई का अंक कितना आ गया भाई 4। हमने यहां पर बोला कि इकाई का अंक कितना आ रहा है भाई 4। दूसरी बात मैं चर्चा करूं तो यहां देखो एक तो इस टाइप पूछेगा, दूसरा मान लो जैसे मैंने यहां पर लिख लिया 9 8 7 इसकी पावर मैंने बोल दिया कितना भाई 37। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर इसमें इकाई का अंक आपका कौन सा है भाई, तो आप ये कहोगे कि इसमें इकाई का अंक कितना है भाई 7, कितना है और 7 उसकी पावर कितना हो गया भाई 37। तो मेरे को ये बताओ जब मैं 7 की पावर 3 रखूं तब भी मेरा मान कितना हो रहा है 343 343। तो यहां पर 37 पावर तो बहुत ही बड़ी दूर की बात है। तो इनके लिए बात है कि भाई एक तो पावर में देखिए, अगले में बात करूं तो यही संख्या यहां पर दे दी मान लो और यहां पर यही मान देकर यहां पर देखो ऐसा निशान डाल दिया। अब ये दोस्तों ये निशान किसका है, तो आप ये कहोगे कि भाई इसका निशान जो मैथमेटिक्स का विद्यार्थी है वो तो जानता है कि किसका निशान है भाई फैक्टोरियल का निशान है, किसका है फैक्टोरियल का। और जो बंदा मैथमेटिक्स से नहीं है वो हो सकता है इस चीज को नहीं जानता हो, तो मैं यहां पर ये बता दूं कि ये निशान किसका होता है फैक्टोरियल का। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जहां संख्या है उस पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो वहां से लेकर धीरे धीरे कहां तक गुणा करूंगा मैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आपसे बात करूं, जैसे मैंने यहां पर कहा 2 फैक्टोरियल, क्या बोला, तो इस 2 फैक्टोरियल को दोस्तों मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 1। आगे मैं चलूं तो यहां पर 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां पर जैसे 4 फैक्टोरियल की बात आ गई तो मैं इसको क्या लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बात, तो इस प्रकार से देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम के सेम है। देखा जाए डिफरेंस क्या है, एक में आपको केवल क्या दे रखी है पावर और एक में दे रखा है पावर के साथ में क्या भाई फैक्टोरियल। अब ध्यान देना एक बार, यदि मैं चर्चा करूं तो जो इकाई का अंक है वो कंप्लीट कौन कौन हो सकता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 और कितना दोस्तों भाई 9। यही आपके इकाई के अंक आ सकते हैं, इसके अलावा इकाई नहीं बन सकता। तो इनमें देखो यहां मैं जब बात करूं कि इसमें इकाई का अंक ये दे रखा है आपको, तो यहां देखो अब 7 पे पावर कितने लगी हुई है भाई 37। तो बात ये भाई कि यदि मैं 37 बार गुणा करूंगा तो शायद तक गुणा करना क्या है भाई मुश्किल है। इसलिए ध्यान देना यहां पर चाहे इकाई का अंक चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, यहां पावर है चाहे 37 हो, चाहे 3700 हो, चाहे लाख हो, चाहे जो भी है एक्स वाई जेड कैसी भी संख्या है, आपको करना क्या यहां जो पावर दी हुई है उस पावर में हमेशा किसका भाग लगाना है भाई 4 का। किसका लगाना दोस्तों 4 का। 4 का भाग लगाने के बाद में यहां आपके पास कुछ ना कुछ क्या बचेगा शेषफल, जिसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा भाई रिमाइंडर। क्या बोलूंगा दोस्तों रिमाइंडर। यहां जो शेषफल बचता है उस शेषफल में क्या क्या बच सकता है वो ध्यान देना। यहां क्या बच रहा है वो आपके सामने, तो यहां देखो शेषफल है
यहां पर शेष पर 3 भी बच सकता है, यहां पर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और क्या भाई 0। इसके अलावा कोई शेषफल नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, जब भी आपका शेषफल 3 बचे, क्या बचे भाई 3, तो मैं यहां पर जो 7 है उसकी पावर कितनी रख दूंगा दोस्तों 3। तो यहां पर कितना रहेगा 7 इंटू 7 इंटू 7। आगे हम आराम से सोल्व कर लेंगे। इसके बाद यदि मेरे पास रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है भाई 2, तो यहां पर 7 है उसकी पावर कितनी लगा दूंगा भाई 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 इंटू 7। आगे बात, यदि यहां पर रिमाइंडर के रूप में कितना बच रहा है भाई 1, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि 7 है उसकी पावर कितनी रखा भाई 1, कितना रह गया भाई 7। अब यहां जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन के आती है वो ये है कि सर यहां पर आपके पास रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल है वो क्या बच रहा है भाई 0। तो यहां पर जो रिमाइंडर एंड शेषफल 0 बच रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि घातांक करने के रूल है उसकी तरफ जा रहे हो, न कि क्वेश्चन की ओर। और वहां पर हमने ऐसा कुछ पढ़ा हो कहीं पे कि यार किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो मान कितना हो जाता है 1। और वो सबसे बड़ी हम यहां पर गलती करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो पावर कहीं पर 0 है क्या, तो हमने कहा पावर 0 तो नहीं है भाई, 0 आपका क्या आ रहा है भाई शेष पर रिमाइंडर आ रहा है। यहां पर जो शेष पर रिमाइंडर है उसको मैं पावर तो मेरी इच्छा के लिए कन्वर्ट कर रहा हूं उसको, कि कैसे भी करके मेरा मान है वो जल्दी सोल्व हो। इनके लिए ध्यान देना, जब भी यहां पर आपके पास रिमाइंडर है शेषफल के रूप में 0 बचे, तो जिस संख्या का आपने पावर में भाग दिया था वही आपको क्या रखनी है भाई पावर। तो आपने पावर है उसमें भाग किसका दिया भाई 4 का, तो यहां पर मैं पावर भी कितने लगा दूंगा भाई 4। तो यहां पर कितना रहेगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। आगे मैं सोल्व कर लूंगा आराम से। अब यहां पर देखो मोस्टली विद्यार्थी हैं, उनके सामने बात ये बन के आ रही है कि सर आपने 4 का भाग ही क्यों दिया, यहां पर 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया इसको, 3 से डिवाइड क्यों नहीं किया इसको, 4 से डिवाइड क्यों किया इसको, 5 से डिवाइड क्यों नहीं किया, 6 से डिवाइड क्यों नहीं किया। तो यहां पर ध्यान देना, कोई मैं ये नहीं करा कि इसके साथ में रूल ऐसा लगता ही है, जबकि इसके साथ में बेसिक रूल बनता है। ठीक है, क्यों कि कोई भी डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे तो 4 डिजिट के बाद वापस आपको जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो सेम का सेम वापस रिपीट ही करेगा। जैसे दोस्तों मैं यहां पर मैं एक सोल्व करके बताता हूं आपको। जैसे यहां पर दिया आपको, जैसे मैंने कहा यहां पर 2 की पावर 1, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया भाई 2। यहां पर 2 उसकी पावर कितना भाई 2, तो यहां पर 2 उसकी पावर 2 कितना हो गया भाई 4। यहां पर 2 की पावर 3, बोलो कितना हो गया भाई 8। यहां पर फिर मैं आगे कहूंगी 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 कितना हो गया भाई 16। यहां पर 2 की पावर 5 दोस्तों कितना हो गया भाई 32। तो आपने कहा कि यार यहां पर जब 2 की पावर 1 थी तो यहां इकाई का अंक कितना आ रहा था यूनिट डिजिट के रूप में 2। यहां देखो वापस इकाई का अंक कितना आ गया भाई 2। तो हम आराम से कह सकते हैं कि यहां से लेकर वापस इकाई का अंक सेम है, तो कितनी संख्याओं के बाद में ये वापस रिपीट होने का काम किए। तो हमने कहा देखो यहां पर 1 2 3 और 4, हर चौथा अक्षर है उसमें वापस इकाई का अंक क्या आ रहा है भाई सेम। आगे मैं सोल्व करता हूं, और यहां पर देखो आगे चलू मैं, तो 2 की पावर कितना हो गया भाई 6, कितना हो जाएगा भाई 64। यहां पर 2 की पावर कितना हो गया दोस्तों 7, यानी कितना हो गया 128। यहां पर 2 की पावर कितना हो गया 8, यहां पर कितना हो गया 256। आगे से आगे पाठ चलता रहेगा। अब यहां पर आराम से देखो आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। यहां पर इकाई का अंक कितना आ रहा था भाई 2, देखो दोस्तों यहां पर वापस इकाई का अंक आपका सेम का सेम कितना आ गया भाई, यहां इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, और यहां वापस कितना आ गया भाई 4। तो देख लो वापस वही बात है, यहां पर इकाई का अंक 8 है तो यहां पर भी इकाई का अंक वापस कितना आ गया भाई 8। यहां पर इकाई का अंक कितना है भाई 6, तो यहां आके वापस कितना हो गया भाई 6। एक एक चीज को कन्वर्ट कर सकते हो आप कि भाई हर चौथी संख्या है उसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है सेम का सेम। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई 4 का भाग ही लगता है, उसके पीछे रीजन है क्यों लगता है, क्योंकि चौथी संख्या वापस सेम की सेम रिपीट होती है। अब ध्यान दो, जो अभी हमने बातें की है कि 4 से डिवाइड करो, जो आपके पास रिमाइंडर शेषफल के रूप में बचे उसको इकाई के अंक के रूप में दर्शा दिया जाए, होगी बात। परंतु अब देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे कि भाई ऐसा हो कि एग्जाम के टाइम पर वो डाटा हमारे क्लियर न हो पाए,
और किस्मत साथ दे कि भाई ऐसी डिजिट आ गई कि जिनमें कोई रूल रखे बगैर भी हमारा काम बन सकता है। तो दोस्तों यहां पर देखो कुछ डाटा ऐसे हैं कि जिनमें किसी प्रकार का आपके पास रूल नहीं भी है तो भी हमारा आराम से काम बन जाएगा। कौन कौन सा देखो एक बार। एक तो मैं बात करूं जीरो की, एक मैं बात करूं यहां पर एक, और एक यहां पर 5, और एक कितना भाई 6। आगे बात, इसके बाद एक 4 और 9, इनके साथ भी रूल क्या, देखो मैं वही डाटा ले रहा हूं जिनके साथ में इक्वल रूल लग रहा है। यदि सभी के साथ में अलग अलग रूल है उसकी बजाय तो यही मेरा अच्छा है कि भाई 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे पावर के रूप में रखो और इक्का अंक आराम से निकालो। तो यहां देखो अब मैं आगे चर्चा बात करूं तो देखो यहां पर क्या, जैसे मैंने यहां पर कहा कि जीरो है, आप जीरो को कितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो आपके पास दोस्तों जीरो का क्या आना है भाई जीरो। तो यहां पर देखो क्वेश्चन कैसा बन के आएगा, क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा दोस्तों कि 960 है, इसकी पावर 324 है। ठीक है, इसमें अगला आपसे कह रहा है में इकाई का अंक। आगे बात, अब यहां से हमने देखा कि यार यहां पर इकाई का अंक क्या आ रहा है भाई जीरो, तो मैं बिना किसी पावर का सहयोग किए हुए मैं सीधा यहां पर मेरा आंसर क्या लगाऊंगा भाई जीरो। क्या लगाऊंगा जीरो। क्यों कि आपको पता है कि यार मैं जीरो को चाहे कितनी बार भी गुणा करूंगा जीरो का क्या रहना है भाई जीरो। उसी प्रकार से देखो बात की जाए आपका 1 है, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 का क्या रहेगा भाई 1। इसी प्रकार से यहां क्वेश्चन बन के आपके पास आएगा सेकंड वाला, मैंने कहा 961 है, उसकी पावर यहां पर दे दी कितनी भाई 500। मैं अगला कह रहा है आपको कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा यानी इकाई का अंक। तो यहां भी दोस्तों मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा मेरा आंसर कितना दूंगा भाई एक। क्यों कि आपको पता है कि यार एक है उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आपका एक का एक। उसी प्रकार से देखो मैं यहां पर चर्चा करूं जैसे 5 की, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, आप 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा भाई 5। एक बार इसकी चर्चा करके देख लेते हैं। अब देखो यहां पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया भाई 25, आप 25 को 5 से गुणा करो कितना हो गया दोस्तों 125, 125 को 5 से किया कितना हो गया 625। हर जगह बोलो इकाई का अंक क्या आ रहा है भाई 5। तो यहां पर भी मैं यही बात बोलूंगा कि यहां पर देखो मैंने कहा 965 है, उसकी पावर कितना लिख दिया 600 में आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो आपको पता है कि इसमें इकाई का अंक है वो हमेशा कितना होना है भाई 5 का 5, कितनी बार भी चाहे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया होगा। उसी प्रकार से देखो मैं आगे चर्चा करूं कि यहां पर 6 है, आप इस 6 को कितनी बार भी गुणा करना 6 का क्या रहेगा दोस्तों 6। कैसे, मैं 6 को 6 से किया कितना आ गया 36, 36 को वापस 6 से किया कितना हो गया 260। आगे बात, तो हर जगह देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है भाई 6। तो इस प्रकार से मैं यहां पर भी क्वेश्चन बोलता तो 976 की पावर मैंने बोल दिया कितना भाई 700 में आपको पूछा गया क्या भाई यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो दोस्तों आप क्या कहोगे क्या इसमें भी इकाई का अंक कितना रहेगा 6 का 6। तो यहां देखो आपके सामने 10 डिजिट थी, इसमें से मैंने आपका 4 डिजिट है उसका समाधान तो कर दिया कि यानी 0 है उसका हमेशा क्या रहना है 0, 1 है उसका हमेशा क्या रहना है 1, और यहां पर आपका जो 5 है उसका क्या रहना है भाई 5, और 6 उसका क्या रहना है 6। अब उसके बाद देखो मैं आगे बात करूं तो यहां पर देखो बात ये थी कि एक तो बात थी हमारा जो 4 है उसकी, और एक बात थी आपका किसकी भाई 9। तो मैंने ये कहा कि इनमें सेम इक्वल रूल रहेगा तो मैं रूल रखूंगा, यदि अलग अलग रहेगा तो उसमें यूज नहीं करूंगा। तो यहां देखो जैसे मैंने कहा कि 7 की पावर 1, तो यहां पर कितना रहना है सेम, यहां पर 9 की पावर 1 दोस्तों कितना रहना है भाई 9। आगे मैं चलूं यहां 4 है उसकी पावर कितना भाई 2, तो आप ये कहोगे 4 की पावर 2 कितना होता है 16। यहां पर मैं कहूं कि 9 है उसकी 2 पावर 2,
तो आप क्या बोलोगे भाई 81 यानी 81। यहां पर मैं कहूंगी 4 की पावर कितना भाई 3, तो यहां पर 4 की पावर 3 कितनी होगी दोस्तों 64। आगे मैं चलूं तो यहां पर 9 है, उसकी पावर कितनी भाई 9 की पावर 3, तो देखो 9 की पावर 3 है तो यहां पर कितना हो जाएगा 729। आगे बात यहां पर मैं बात करूं कि 4 की पावर 4 है तो आपका कैसे क्या होगा भाई 256। कितना हो गया दोस्तों 56। उसी प्रकार से देखो 9 की पावर 4 है जो भी, परंतु लास्ट में डिजिट आपकी क्या आ रही है भाई 1, ये क्रम चलता रहेगा। अब हम देखें यार ये सेम होने के पीछे रीजन क्या है भाई, किस कारण ये सेम हो सकते हैं। तो देखो एक बार यहां पर जो ये 1 है, ये 1 आपका कैसा नंबर है भाई, तो आप ये कहोगे विषम। विषम का मतलब क्या हो गया ओड नंबर। क्या हो गया दोस्तों आपका ओड नंबर। यहां मैं बात करूं किसकी भाई 2, तो 2 आपका कैसा नंबर है सम, यानी हम क्या बोलेंगे इसको भाई इवन नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों इवन नंबर। यहां पर देखो 3 वापस आपका कैसा नंबर आ गया भाई विषम। यहां पर 4 है वो कैसा आ गया आपका भाई सम। वही बात यहां देखो 9 की पावर 1 है तो आप ये कहोगे कि यहां पर 9 की पावर 1 है वो कैसा नंबर है भाई विषम यानी ओड नंबर। यहां पर 2 है वो आपका कैसा है भाई सम, यहां पर वापस आपका कैसा है भाई विषम है, और यहां पर आपका क्या आ गया भाई सम। हो चुकी बात। अब ध्यान देना सभी जानते हो कि भाई दो ही तो प्रकार की कंडीशन होती है, या तो आपका क्या भाई इवन नंबर और यह आपका क्या हो गया भाई ओड नंबर यानी सम और विषम। अब मेरे को बताओ यदि यहां पर 2 है तो ये भी क्या है सम ही है, मैं यहां पर 200 रखूं तो भी क्या है भाई सम ही है, और यहां पर मैं 2 लाख रखूं तो भी क्या है भाई सम ही है। कहने का मतलब छोटी संख्या है तो भी वही है, बड़ी है तो क्या है। यहां पर विषम की बात करूं 1 है तो भी विषम ही है, 11 है तो भी विषम ही है, और यहां पर 101 है तो भी क्या है भाई विषम, तो क्या रहेगा भाई विषम ही रहना है। तो इस प्रकार से देखो यहां पर 4 की पावर विषम थी तो 4 का क्या रह गया 4। देख लो वापस यहां 4 की पावर विषम है तो 4 का क्या रह गया 4। यहां पर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों भाई 6। 4 की पावर सम में इकाई कितना आ गया 6। यहां देख लो 4 की पावर सम है तो वापस कितना आ गया 6। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जब भी 4 की पावर आपकी कैसी है भाई विषम है तो 4 का हमेशा कितना रह जाएगा 4। और यदि वो एक काम देखो इसके साथ है यहां पर 9 है उसकी पावर कैसी है भाई विषम, तो यहां भी 9 का हमेशा कितना रहना है भाई 9। दोनों में कंडीशन कैसी लग गई भाई सेम। वही बात मैं आगे करूं यहां पर 4 की पावर सम है तो हमेशा इकाई का अंक कितना आना है भाई 6, और यहां पर 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आना है भाई 1। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि यहां पर 9 की पावर सम तो हमेशा कितना रहना है 1, और यहां पर 9 4 की पावर 4 उसकी पावर सम है तो हमेशा कितना रहना भाई 6। आई कंडीशन है। तो देखो इस प्रकार से लगभग 6 डिजिट है उसका हमने संशोधन कर दिया कि यार 0 का 0 रहना है, 1 का 1 ही रहना है, 5 है उसका 5 रहना है, 6 है उसका 6 ही रहना है। उसी प्रकार से यहां पर 4 और 9 की बात की जाए तो 4 है उसकी पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9, और सम है तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 6, और 9 है उसकी जगह कितना हो जाएगा भाई 1। ठीक है। अब उनके बाद देखो आगे हम बात करें, 2 टाइप है उसकी हमने चर्चा कर ली, एक तो सिंपल डिजिट देकर और एक उसके अंदर पावर। अब मैं जो फैक्टोरियल के रूप में देकर आपसे पूछता है जो थर्ड वाला पार्ट है उसकी देखना एक बार। यहां पर मैं बात करूं तो देखो जैसे अभी मैंने कहा कि फैक्टोरियल होता है क्या है, पहली बात तो फैक्टोरियल का मतलब है कि जो भी संख्या है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते होते कहां तक पहुंचती है भाई 1 तक। तो एक फैक्टोरियल का मान कितना रहेगा भाई 1। यहां पर मैं कहूंगी 2 फैक्टोरियल, इसको दोस्तों मैं क्या कहूंगा 2 इंटू 1। यहां पर मैंने कहा कि 3 फैक्टोरियल, तो यहां पर 3 फैक्टोरियल उसको मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां पर बात की जाए 4 फैक्टोरियल तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां पर 5 फैक्टोरियल की बात मैं करूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहां पर 6 फैक्टोरियल की बात की जाए तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आगे से आगे पार्ट चलता रहेगा। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो यहां देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका एक फैक्टोरियल है उसका मान है वो कितना होना है भाई 1। 2 फैक्टोरियल उसका मान कितना होना है भाई 2। यहां पर 3 फैक्टोरियल उसका मान कितना होना है, देख लो 3 को 2 से गुणा कितना रहा 6। यहां पर 4 फैक्टोरियल है उसका मान कितना हो जाएगा भाई 24। यहां पर 5 फैक्टोरियल उसका मान कितना हो जाएगा 120। और यहां पर 6 फैक्टोरियल उसका मान कितना हो जाएगा 720। तो अब एक बार सोचो, यदि मैंने 6 फैक्टोरियल उसको चेंज किया है उसमें मान कितना आ गया 720। यदि यहीं पे 240 फैक्टोरियल की बात होती तो शायद तक इतनी इतनी संख्या को गुणा करना क्या है भाई मुश्किल है। इसलिए देखो, मैं एक पर्सन को यहां पर आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना एक बार। जैसे मैंने यहां पर ये कहा कि यहां पर देखो 9 है, यहां पर 9 की पावर मैंने बोल दिया 35 फैक्टोरियल। क्या बोला भाई, अभी बोली थी बात कि 9 की पावर कितना 35। अब मैं 35 फैक्टोरियल है उसको सोल्व करना स्वाभाविक है कि मुश्किल है। इनके लिए मैं यहां से बात करूं, जैसे मैंने ऐसा ले लिया, आपको पहले एक फैक्टोरियल शुरू कर लिया। अब ये बताओ, आपको ये बताया था कि भाई जब भी आपको इकाई का अंक निकालना है तो दी गई पावर में किसका भाग लगाना है 4 का। क्यों लगाना है वो बातें भी हमने की थी। तो इसी प्रकार से मैं यहां पर अब डायरेक्ट एक फैक्टोरियल है उसमें किसका भाग नहीं दे सकता भाई 4 का। तो पहले मेरे को क्या करना होगा, एक स्टेप से गुजरना होगा। तो यहां पर पहले मैं जो 9 है उसको एक फैक्टोरियल का मान कितना दर्शा रखा है भाई 1। तो यहां पर कितना हो गया 1। अब मैं इसमें किसका भाग दूंगा भाई 4 का। 4 का भाग देने के बाद में यहां जो भी शेषफल आए तो आपके पास शेषफल कितना आना है भाई 1। ये आप जानते हो कि जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देगो, पॉइंटों में मान नहीं चाहिए, तो हमेशा शेषफल कितना आना है भाई 1। आगे मैं बात करूं तो यहां पर देखो 9 है, उस पे मैंने आपको बोल दिया कि 2 फैक्टोरियल। तो देखो डायरेक्ट तो मैं इसमें भाग नहीं दे सकता भाई। अब देखो यहां पर एक शेषफल बचा, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि यहां पर जो 9 है उसकी पावर 1 आई, यानी यहां पर इकाई का अंक 9 का क्या रह गया दोस्तों 9। आगे चला 9 की पावर 2 फैक्टोरियल। तो यहां पर देखो फैक्टोरियल को चेंज करूंगा तो यहां पर 2 फैक्टोरियल का मान कितना रह जाएगा भाई 2। इसमें 4 का भाग दिया, वापस आपके पास शेषफल कितना आ गया भाई 2। तो यहां पर आप 9 है उसकी पावर कितनी रखोगे रे 2। तो यहां पर 9 इंटू 9। आराम से आगे हम सोल्व कर लेंगे। आगे मैं बात करूं थर्ड, यहां पर मैंने आपको बोला कि 9 पे 3 फैक्टोरियल। क्या बोला गया भाई 3। तो यहां पर देखो फैक्टोरियल को हमने पहले से सोल्व कर रखा है। यहां पर 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है भाई 6। इसमें आपने 4 का भाग लगाया, फिर देख लो आपका शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई 2। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, वापस 9 की पावर 2 रखूंगा, तो यहां पर कितना रह जाएगा 9 इंटू 9। अब देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान देके बात देखनी है। आगे मैं चला तो 9 है उस पर कितना भाई 4 फैक्टोरियल। पहले मैं 4 फैक्टोरियल को मान सोल्व करूंगा, तो यहां पर देखो 9 उसकी पावर कितना हो गया भाई 24। इसमें किसका भाग दिया रहे 4 का। तो आपके पास शेषफल दोस्तों कितना आ गया भाई 0। 0 शेषफल आने का मतलब ये हो गया कि आपको बताया था कि जब भी शेषफल 0 आए तो जिस संख्या का आप पावर में भाग दे रहे हो वही उस पे क्या रखनी है भाई पावर। तो पावर में भाग किसका लगा रहे हैं हम 4 का। किसका लगा दोस्तों 4 का। तो यहां पर मैं 9 की पावर कितनी रखूंगा भाई 4। तो यहां पर क्या रहेगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। आगे की बात, आगे देखो यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर 9 पे 5 फैक्टोरियल। अब सुनना 5 फैक्टोरियल है, इसका मैं मान चेंज करूंगा तो कितना रहेगा दोस्तों 120। इसमें फिर 4 का भाग दिया तो आपके पास
पल फिर कितना बच गया भाई 0, और 0 शेष पल के लिए पावर के रूप में आपको बताया हुआ है कितना भाई 4। तो वापस आपका देखो वही मान आ गया सेम का सेम, कितना भाई 9 इंटू 9 इंटू 9। आगे मैं चलूं तो देखो यहां से बात करूं कि 9 की पावर 6 फैक्टोरियल, अब 6 फैक्टोरियल तक आपका मान है वो सोल्व किया हुआ यहां पर। तो यहां पर देखो 6 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया भाई 720, इसमें आप 4 का भाग दोगे तो वापस आपके पास क्या आ गया भाई 0, और 0 शेष पल आते ही वापस आप 9 की पावर कितने रखोगे भाई 4। तो यहां पर 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ध्यान देना एक बार, इन चीजों को देखने से हमारे को यह तय हुआ कि भाई यहां पर कितनी, तो हम ये कहेंगे कि 3 फैक्टोरियल के बाद कितने तक, 3 के बाद 4 फैक्टोरियल में भी शेष पल क्या आ रहा है 0, 5 में भी क्या आ रहा है 0, 6 में भी क्या आ रहा है 0। अब से आगे 6 लाख 6 करोड़ 6 अरब तक दे रखा होगा, आगे शेष पल कितना आना है भाई 0। अब 0 शेष पल आएगा तो उसकी हमेशा पावर कितने रखी जानी है भाई 4। तो देखा जाए तो उन दोनों पार्ट से ये हमारा पार्ट क्या रहेगा इजी। अब आपको तो इतना ध्यान देना है कि जिस भी अंक के बारे में पूछा जा रहा है उस पे पावर है वो फैक्टोरियल में कितने है, 3 तक है तो सोल्व करना है, 3 से ऊपर है तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया आपको एक छोटा सा कि 587 की पावर 383 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। आगे बात मैं यहां से क्या देखूंगा, देखो यहां से एक ही चीज कवर करूंगा कि यार जो मेरा इकाई का अंक है वो कितना है भाई इसमें, तो आप ये कहोगे कितना है भाई 7। अब 7 है, अब इसकी पावर है वो 383 फैक्टोरियल है, तो इतनी संख्या तो गुणा करना मुश्किल है। तो इनके लिए हमने देखा कि यार 3 फैक्टोरियल है, उससे तो ऊपर मान है, तो चाहे 3 से ऊपर कितना भी हो आपको तो आंख मीच के सीधा एक ही काम करना कि जब भी 3 फैक्टोरियल से ऊपर मान है तो बिना सोचे हुए इस पे पावर कितने लगा देना। तो यहां पर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब मैं आराम से सोल्व करके देख सकता हूं, 7 को 7 से कितना भाई 49। आगे यहां पर देखो इकाई का 9 है, 9 7 कितना हो गया 63, 3 को 7 से कितना हो गया 21। तो मेरा इकाई का अंक है वो दोस्तों कितना रहा भाई 1। तो इस प्रकार से यहां पर हमने जो आपका पहला टॉपिक था यूनिट डिजिट वाला जो टाइप है, और टॉपिक की बात करूं तो नंबर सिस्टम वाला, इस नंबर सिस्टम वाला पार्ट है उसमें देखो हमने छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें उनके बारे में एक एक चीजों को लेकर हमने तय की है। तो अब बात ही आज की क्लास में यहीं फिनिश करूंगा, उसके बाद में अगली क्लास है उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।